तो चलिए सीधे आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल आखिरी शासक की, इब्राहिम लोदी। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त डोमिनो इफेक्ट है जो हमें दिखाता है कि सत्ता के गलियारों में लिए गए कुछ फैसले कैसे पूरे के पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा और भूगोल रातों रात बदल सकते हैं। अब इस पूरे सफर को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में देखेंगे। इब्राहिम लोदी का उदय, उसकी नीतियां और भड़के हुए विद्रोह, फिर पानीपत का वो ऐतिहासिक प्रथम युद्ध और आखिर में लोधी वंश का पतन। तो हम इस 9 साल के बेहद अशांत शासनकाल को ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि कैसे अंदरूनी कलह ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, इब्राहिम लोधी का उदय। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1517 में गद्दी मिलना, उसके तुरंत बाद 1517 से 1525 तक लगातार अंदरूनी विद्रोहों का सिर उठाना और फिर 1526 का वो निर्णायक युद्ध। सोचिए, ये सिर्फ 9 साल का छोटा सा वक्त था, लेकिन इन 9 सालों में इतनी उथल-पुथल मची कि इतिहास के पन्नों में इसका वजन सदियों के बराबर हो गया। हुआ यूं कि सत्ता हाथ में आते ही उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने की होड़ मच गई। इब्राहिम ने क्या किया? जौनपुर के शासक यानी अपने ही सगे भाई जलाल खान को हराया और उन प्रभावशाली अफगान सरदारों को दबाना शुरू कर दिया जो उस वक्त बहुत पावरफुल थे। पावर तो उसे मिल गई, लेकिन इस भयंकर केंद्रीकरण ने उसी दिन से सल्तनत के सबसे मजबूत स्तंभों के बीच दरार डालनी शुरू कर दी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां हम देखेंगे उसकी नीतियां और उन नीतियों से पैदा हुए खतरनाक विद्रोह। अब इस पॉइंट पर जो विरोधाभास है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। शासक का इरादा तो बस यही था कि सत्ता एक जगह केंद्रित हो और प्रशासन मजबूत बने, लेकिन असलियत में उसकी बेहद सख्त और कठोर नेतृत्व शैली ने पुराने अमीरों और सरदारों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। मतलब जो नीतियां साम्राज्य को मजबूत करने के लिए बनाई गई थीं, सच कहें तो वही नीतियां विनाश का कारण बन गई। सुधार की इस कोशिश ने समर्थन के बजाय एक तरह से बगावत की आग भड़का दी। और इस बगावत की आग में कोई एक वर्ग नहीं जल रहा था। पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी, उधर बेहद शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा और खुद इब्राहिम के असंतुष्ट अफगान सरदार, ये सब अलग अलग गुट थे, लेकिन इब्राहिम की कठोर नीतियों और उसके अहंकार ने इन बिल्कुल अलग विचारधारा वाले लोगों को असंतोष के एक ही धागे में पिरो दिया। और ठीक यहीं पर इतिहास एक बहुत ही घातक मोड़ लेता है। जब ये असंतोष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तो पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने बाहर देखा और बाबर के साथ एक गठबंधन बना लिया। ये समझना यहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कैसे एक घर के अंदर के विद्रोह ने सीधे तौर पर एक बाहरी आक्रमणकारी को न्योता दे दिया। लेकिन यहाँ रुककर एक बड़ा सवाल पूछना बनता है, इब्राहिम लोदी के पास जो इतनी विशाल सेना थी, फिर भी उसे हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे युद्ध के मैदान की रणनीतियों पर सवालिया निशान लगाता है। तो चलिए अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, पानीपत का प्रथम युद्ध, वो टकराव जिसने सब कुछ तय कर दिया। 21 अप्रैल 1526। ये महज कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये वो सटीक दिन है जब भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए पलट गई। ये वो दिन था जब एक तरफ पुरानी व्यवस्था थी और दूसरी तरफ बिल्कुल नई युद्ध तकनीक। अब देखिए, ये लड़ाई साफ दिखाती है कि सिर्फ संख्या बल होने से जीत की गारंटी नहीं मिलती। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशालकाय सेना थी, लेकिन उनकी रणनीति काफी पुरानी थी, और दूसरी तरफ बाबर की छोटी सेना जो तोपखाने और बारूद जैसी बिल्कुल आधुनिक युद्ध तकनीक से लैस थी। उस दिन तकनीक और आधुनिकता ने पारंपरिक भीड़ को बुरी तरह पछाड़ दिया। इस ऐतिहासिक युद्ध का नतीजा बहुत ही स्पष्ट और क्रूर निकला। इब्राहिम लोदी उसी युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया, और सोचिए, बिना किसी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के उसी मैदान पर उस राजवंश का तत्काल पतन हो गया। ये दिल्ली सल्तनत के पूर्ण अंत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। और इसी के साथ हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी भाग पर, लोदी वंश का पतन। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इस विशाल साम्राज्य के ढहने के पीछे वही डोमिनो इफेक्ट था जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। शासक का अहंकारी स्वभाव, सरदारों के साथ लगातार बिगड़ते रिश्ते, उठते हुए आंतरिक विद्रोह और कमजोर सैन्य रणनीति,
एक गलत नीति ने दूसरी बड़ी समस्या को जन्म दिया और आखिर में बाबर की आधुनिक तकनीक ने इस पतन पर आखिरी मोहर लगा दी। साफ तौर पर व्यक्तिगत विफलताओं ने एक पूरे साम्राज्य को मटियामेट कर दिया। उस एक दिन में हुए इस भू राजनीतिक बदलाव की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। एक ही मैदान पर महज कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोदी के साथ दिल्ली सल्तनत का सदियों पुराना अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया और उसी जगह से बाबर के नेतृत्व में एक बिल्कुल नए युग यानी मुगल साम्राज्य के लिए मंच तैयार हो गया। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ऐतिहासिक स्रोत इब्राहिम लोदी को एक बहादुर शासक जरूर मानते हैं, लेकिन अंततः वो एक असफल शासक ही साबित हुआ। इस पूरे सफर से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि कैसे किसी भी साम्राज्य के भीतर की दरारें और गलत नीतियां लगभग हमेशा ही एक बहुत बड़े बाहरी बदलाव को आमंत्रित करती हैं। इस ऐतिहासिक विश्लेषण को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। वो कौन सा बिंदु होता है जब किसी भी व्यवस्था का आंतरिक विभाजन उसकी बाहरी हार की 100% गारंटी बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है। इस विस्तृत चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।